चलिए स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट का रिवीजन। कंसाइनमेंट एक बिजनेस करने का तरीका है जहाँ पे गुवाहाटी में बैठकर हम लोग जोरहाट में काम कर रहे हैं ना बेटा। गुवाहाटी में मिस्टर एक्स है और जोरहाट में अपना एजेंट बना लिया। एजेंट का नाम क्या है बेटा? मिस्टर वाई। गुवाहाटी से हम लोग माल भेजेंगे एजेंट को, माल भेजेंगे गुवाहाटी से एजेंट को, और एजेंट माल बेचकर अपना कमीशन अपना खर्चा काट कर हम लोग को पेमेंट कर देगा। इसी बिजनेस को, इसी सिस्टम को कहते हैं कंसाइनमेंट। जो माल भेजता है, जो मालिक है, उसे कहते हैं कंसाइनर, और जिसे भेजा जाता है एजेंट उसे कहते हैं कंसाइनी। रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट का, डेटर्स क्रेडिटर्स का नहीं, प्रिंसिपल और एजेंट का। जब लोग माल भेजते हैं, माल के साथ एक चिट्ठी भेजते हैं। चिट्ठी को बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट वगैरह। और फिर वो भी डिटेल्स भेजता है एजेंट हम लोगों को, एक स्टेटमेंट पीरियोडिकली भेजता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? अकाउंट सेल। वो डिटेल्स देता है कि कितना माल बेच दिया, कितना खर्चा, कितना कमीशन, कितना स्टॉक बचा, और फिर उसके बाद जो पैसा दे दिया उसका डिटेल्स, या देने वाला है उसका डिटेल्स। अकाउंट सेल। बेटा जब हम लोग माल भेजते हैं एजेंट को, या तो सीपी में भेज सकते हैं या तो आईपी। आईपी क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट, दैट इज लोडिंग। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लोडिंग प्लस करते हैं तो आईपी। एजेंट को आईपी पे ही माल बेचना है। एजेंट को आईपी पे माल बेचना है। उससे ज़्यादा में भी बेच सकता है, उससे कम तो बेचने का सवाल ही नहीं होता है, काट देंगे कमीशन उसका। उससे ज़्यादा में भी बेच सकता है। गुड्स में भी सोल्ड आइदर एट आईपी, और कोई उल्लू बनेगा तो एबोव आईपी भी। कमीशन, ये पूरा बिजनेस कमीशन पे चलता है, और ये चैप्टर 2 कैलकुलेशन पे चलता है। कमीशन, हम लोग अपने एजेंट को 3 टाइप के कमीशन देते हैं। हम लोग अपने एजेंट को 3 टाइप के कमीशन देते हैं। एक है बेटा ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल कमीशन जो सेल्स पे दिया जाता है। एक है ओवर हेडिंग कमीशन। ओवर हेडिंग कमीशन स्पेशल कमीशन है, और ये दिया जाता है एक्सेस सेल प्राइस, सरप्लस सेल प्राइस पे, या नया प्रोडक्ट को बेचने में मेहनत होता है इसलिए ज़्यादा कमीशन दिया जाता है। और एक है डीसीसी। डीसीसी डेल क्रेडिटर कमीशन हम लोग एजेंट को देते हैं। इसलिए देते हैं कि वो क्रेडिट में माल बेचेगा, कोई पैसा डूबेगा उबेगा तो उसकी जिम्मेदारी। इफ़ डीसीसी इज़ अलाउड और बैड डेप्ट हुआ तो एजेंट का लॉस है। इफ़ डीसीसी नॉट अलाउड, बैड डेप्ट हुआ तो हमारा लॉस है। डीसीसी 2% ऑफ सेल्स बोल दिया तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स सब पे होएगा, और 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स बोल दिया तो क्रेडिट सेल्स पे। कमीशन का कैलकुलेशन में ओवर हेडिंग बहुत बाउंसर कैलकुलेशन होता है। जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए ठीक है, मेरा मैथ्स नहीं है इसलिए मेरे को बहुत बाउंसर लगता है। सो आपके लिए बाउंसर नहीं भी लग सकता है इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स, और ख़राब है मैथ्स में तो सोचना आरजी सक जाता है तो हम भी सक जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आज ओवर हेडिंग पे हम लोग काम करेंगे। और स्टॉक वैल्यूएशन एक अच्छा पॉइंट होता है, स्टॉक वैल्यूएशन को भी टच करेंगे। आज का क्लास ही एकदम सबसे स्पेशल, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। कल तो अकाउंटिंग सिखाएंगे, अकाउंटिंग में उतना दम नहीं है, जो भी दम है आज है। खा पी के आए हो तो तंदुरुस्त होके। यस। कुछ होमवर्क दिए थे क्या बेटा, ऐसे एमसीक्यूज थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए? ओके। थर्ड बेंच बेटी कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, बोलो बेटा। हाँ नहीं आई थी तभी तो आपको बहुत मिस किए। एसी वगैरह चल रहा है क्या? देखो एसी ऑन है क्या? दोनों ऑन है। गर्मी लग रहा है बच्चा लोग को ना। कोई सीनियर को भेजो।
इनको गर्मी लग रहा है, AC 16 में दे दो ना। रिमोट यहीं पे होगा, है क्या? दिखता है क्या रिमोट? कोई नहीं है क्या? चला गया क्या? दोनों गए क्या? नहीं, सुबह ठंडा लग रहा था इंटर को तो 20 कर दिए थे। फाउंडेशन लेकर खून थोड़ा गर्म है, मतलब ज़्यादा, और अभी दोपहर का टाइम है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए बेटा। कंसाइनर इज क्या है? प्रिंसिपल। बोलते चलो। कंसाइनी इज एजेंट। रिलेशनशिप क्या है दोनों का? प्रिंसिपल एंड एजेंट। अकाउंट सेल इज रेंडर्ड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस इज रिटेन या बॉन्ड बाय कंसाइनर। नेक्स्ट। प्रोफार्मा इनवॉइस सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। Consignor is known as principal. Main objective of sending goods at IP is to real profit secret. Here keep agent in औकात. When DCC is given, bad debts are borne by consignee. Overheading is payable to consignee for selling goods above IP, है ना? सरप्लस प्राइस पे। Overriding commission is allowed to increase sales, सेल्स बढ़ाने के लिए। और क्या था बेटा? इतना ही था ना। आइए अभी 5, 6, 7, 8 जितना सके हो मैं ओवरराइडिंग कमीशन का एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करूँगा। फिर स्टॉक वैल्यूएशन। बेटा आज संभाल लेना, ये बुक खत्म हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। एक पार्टी बनता है बेटा बुक खत्म होने से। आज नहीं खत्म होगा, मतलब अब फाउंडेशन का अकाउंट्स का टेंशन खत्म हो जाता है ये बुक खत्म हो जाने से। मिस्टर एक्स सेंट 250 यूनिट्स कॉस्टिंग 10,000 ईच टू मिस्टर वाई। कॉस्ट बता दिया। द गुड्स वेर टू बी सोल्ड सो एज टू यील्ड ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। सामान का कॉस्ट प्राइस है कितना बेटा? 10,000। क्या कॉस्ट प्राइस पे ही माल बेचते हैं क्या हम लोग? गुड्स वेर टू बी सोल्ड सो एज टू गिव ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल। सिखाए थे ना सेल और रिटर्न पे। इस चैप्टर में करीबन 100 बार से ज़्यादा यूज़ करोगे, मोर देन 100 टाइम्स इन दिस चैप्टर ओनली। 1/5 on sale is equal to cost. ये सेलिंग प्राइस, ये IP हो गया 12,500। 10,000 रुपया का माल है और बोला गया इसे 2,500 प्रॉफिट में बेचना। तो बेटा कितना में बेचना है बेटा? 12,500। 12,500 पे बेचना है। कॉस्ट है 10,000, 12,500 पे बेचना है। पेंसिल से एक बार इतना लिख लीजिए अपने मैट पे। स्टूडेंट लोग इतना गायब क्यों है? गुड़िया लोग इस बैच में, गुड़िया लोग इतना गायब रहते हैं। ये श्वेता तुमको जानना चाहिए। मतलब लग ही नहीं रहा कि CA कर रहे हैं हम लोग। लग रहा है BCom का कभी आता है कभी नहीं आते। CA के स्टूडेंट्स एक दिन क्लास मिस हो जाए, नींद ना आए, चैन ना आए, सर ने क्या पढ़ा दिया, कैसे एडजस्ट करेंगे? सीरियसनेस नहीं आ रहा है क्या गुड़िया लोग में? आरती क्या बोलते, अंजलि कहाँ गए आपके इतने सारे दोस्त? दिस डन। इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट एक भी क्लास मिस नहीं किया? एक दिन भी मिस नहीं किया? एक दिन भी मिस नहीं किया। दैट्स ग्रेट। अभी सी इंटर का बैच ख़त्म किए, 6 महीना पढ़े, रोज़ 5 से 6 घंटा। एक गुड़िया थी एक दिन भी एब्सेंट नहीं की। एक दिन लेट आई, बीमार थी, दवाई खा के थोड़ा रेस्ट लेकर आई। फिर लास्ट डे जब गणेश मंदिर ले गए उसको, वो बोली सर पता है आपका एक भी क्लास नहीं छोड़ा।
सारा कुछ छोड़ दिया हमने, सारा फंक्शंस प्रोग्राम सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपका एक भी क्लास नहीं छोड़ा। 5-6 घंटा में इतना पढ़ा देते हैं, एडजस्ट ही नहीं होता। फिर मतलब वाह ग्रेट, फिर उसको अवार्ड भी देना पड़ेगा, डिटोल अटेंडेंस अवार्ड। जो डिटोल से नहाते हैं ना, बीमार नहीं होते, फिर एब्सेंट नहीं होते। तो सॉक्ड ओनली। एक दिन लेट आई, 8-8:30 बजे आई, मेडिसिन खाकर। क्या डेडिकेशन होता है सीए स्टूडेंट्स का, आप लोग भी सीखिए दीदी लोग से। चलो, सेलिंग प्राइस भी देख लिया। मिस्टर वाई सोल्ड 150 यूनिट्स 14,200 पे ऑन क्रेडिट and 75 units 14,000 cash. Mr. Y entitled underline commission 500 per unit sold. कमीशन कितना मिलेगा? 500 पर यूनिट सोल्ड। देखो तो कितना माल बेचे हैं, इधर 150 यूनिट्स बेचे हैं ना, और इधर 75, तो 150 और 75 225 यूनिट, 500 करके कमीशन। व्हाट इज कमीशन ड्यू? 112500। मैट पे कर लो। 150 प्लस 75 225 इंटू 500। डन हो गया। फिर 250 कॉस्टिंग 10,000 ईच, goods were to be sold to yield gross profit 20% on sale. Same question. Y sold 150 units 14,200 पे on credit, 150 माल बेचा 14,200 पे on credit and 75 माल बेचा 14,000 पे cash. Mr. Y is entitled ordinary commission 5% on sales, DCC 2% on sales. तो आपको पहले सेल्स जानना पड़ेगा। क्रेडिट सेल कितना है देखो तो बेटा, क्रेडिट सेल 150 इंटू 14,200 कैश सेल 10,50,000, total sales 31,80,000। डन। ओसी, ओसी कितना परसेंट बेटा ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितना है 31,80,000। डीसीसी Say amount please. Thank you. 2,22,600। अरे कहाँ चला जाता है तुम लोग? 2,22,600। सिमरन के इंतजार में पढ़ाते पढ़ाते अभी फाइनली शुरू किया। डन बेटा। ये चोरी चोरी चुपके चुपके आ रही है, तुम छिप नहीं सकती मेरी निगाहों से। छाप लो। अरे वालीना छिप क्या देखा, कल किसी के पीछे बैठी थी। मैट पे पॉसिबल है तो मैट पे छापो। पानी उनी पिलाओ कि आप लोग दौड़ दौड़ के आ रहे कहीं से? बस ओलंपिक का क्वालिफाइंग में गए थे, डिस्क्वालीफाइड हो गए, इधर आ गए। इतना थक गए हो। हिमा दास हरा दी तुम लोगों को। पानी नहीं चाहिए क्या? अरे पिलाओ पिलाओ।
भाई पिलाओ, सर्विस दो। पानी की बोतल दे दो ना। तुम लोग ही पिला दो, आशीर्वाद मिलेगा। इश, कौन गुस्सा होके गया इतना जोर से मार के। डन। थर्ड बेंच का गुड़िया का नाम भूल गया फिर से। अरनाज, अरनाज क्यों एब्सेंट करती हो? यार मत जाया करो, सबको बोलो मेरा ट्यूशन है, और ऑलमोस्ट 1 महीना का ट्यूशन बचा है। जिंदगी भर घूमेंगे ना बाहर सीए बनने के बाद। दिस डन। आगे बढ़ूं। Mr. X sent 250 units costing 10,000 each to Y. Goods were to be sold so as to give a gross profit of 20% on sales. Same question. Y sold 150 units 14,200 pay on credit. 75 units 14,000 cash. Same question. Y is entitled OC 5%. तो same answer. And of total sales DCC 2%, ये भी सेम। ओवरराइडिंग कमीशन अंडरलाइन 25% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड। 25% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड। ओसी तो ऊपर से देख के बोल दो कितना आया था। डीसीसी ऊपर से देख के बोल दो 63,600। अब दिमाग लगाएंगे। मालिक ने सेल प्राइस फिक्स किया है 12,500। मालिक ने सेल प्राइस फिक्स किया है कितना? 12,500। अब 12,500 से ऊपर दाम पे बेचोगे, आप 12,500 से ऊपर भाव पे बेचोगे तो ही तो सरप्लस प्राइस होगा ना। किससे ऊपर बेचोगे? तो 12,500 से ऊपर बेचेंगे तो सरप्लस प्राइस होगा। ध्यान से देखना, यूनिट्स 150 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस है 14,200 है ना बेटा, सेलिंग प्राइस है। मालिक ने फिक्स किया है 12,500। कितना फिक्स किया है? 12,500। और आपने बेचा है कितना में? 14,200। क्या ये सरप्लस दिख रहा है आपको? क्या एक्सेस प्राइस दिख रहा है आपको? कितना रुपया एक्सेस प्राइस है पर यूनिट? 1,700 पर यूनिट। 1,700 पर यूनिट एक्सेस प्राइस है। किसका साउंड आता है? ये गेट का। तू कहीं ऐसा आता है क्या साउंड? टीचर्स डे स्पेशल साउंड है क्या? ₹1,700 पर यूनिट, ये सरप्लस प्राइस है। यही है टफ कैलकुलेशन। थोड़ी साउंड आ रहा है दरवाजा वगैरह का, देखना। 1,700 पर यूनिट, ये सरप्लस प्राइस है। समझे अंकित बाबू? ऋषभ बाबू को तो छोड़ के आगे कहीं। 1,700 पर यूनिट। अगर एजेंट 14,200 पे माल बेचता है तो सरप्लस प्राइस हो गया 1,700 एक यूनिट पे। कितना यूनिट माल बेचा है बेटा? 150 इंटू 1,700, ये सरप्लस प्राइस 2 लाख। 2 लाख। कौन कौन क्या बोल रहा है? दिस इज सरप्लस प्राइस। और 75 यूनिट्स 14,000 में बेचा। मालिक कितना में बोला था?
500। यहाँ भी क्या सरप्लस प्राइस दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? 1500। तो 75 इंटू 1500, ये सरप्लस प्राइस हो गया, ये सरप्लस प्राइस हो गया 3,67,500। 12,500 यहाँ निकाले थे, मालिक बोला था 12,500 पे बेचने के लिए, और 14,200 पे बेचा है। सेकंड बेंच बिटिया, कोई प्रॉब्लम है? पक्का मेरे से पूछ लेना, पूरा क्लास लगा दूंगा मैं, डरना नहीं, शर्माना नहीं। मालिक कितना में बेचने बोला था? 12,500। और मुकेश बाबा का कारनामा देखो, 14,200 पे बेच दिए। तो उनको तो ज़्यादा कमाई करना है, उनको तो दुबई घूमने जाना है। 1,700 रुपया सरप्लस प्राइस हो गया, 1,700 और 150 यूनिट। समझ में आ गया क्या? यही है ट्रिकी कैलकुलेशन, जिनका मैथ्स कमजोर है उनके लिए, लाइक पर्सन्स लाइक मी। ये बोलती है ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमारे लिए। अच्छा बात है बिटिया। उधर भाई सिंगल साहब, ओके। तो मैं एक सरप्लस प्राइस मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओवरराइडिंग कमीशन भी तो होगा ना बेटा? कितना है ओवरराइडिंग कमीशन? 25% ऑफ सरप्लस, है ना? तो सरप्लस तो मेरे को निकालना पड़ेगा। बोलो बेटा, बोलो बेटा। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सरप्लस निकालना। कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस प्राइस। पहला कौन सा सेल किया था? क्रेडिट सेल किया था ना? कितना रुपया में बेचा था? मालिक कितना बोला था? 12,500। ये सरप्लस हो गया पर यूनिट, इनटू कितना यूनिट्स बेचे हैं? 150। दिस इज सरप्लस प्राइस। मैं तुझे तो समझ ही नहीं रहा, लगता फ्री का ट्यूशन फी दिया। हाँ मतलब पैसा वसूलो ना। 14,200 माइनस 12,500, 2,55,000। बहुत बहुत अच्छा। कैश सेल, कैश सेल कितना में किया? 14,000। क्या है क्या? 14,000। मालिक कितना बोला था? 12,500। 1,00,000। ये क्या हो गया? सरप्लस। तो ओवरराइडिंग कमीशन देखो तो लास्ट लाइन क्या लिखा है पेपर सेटर ने? बोलो। 25% ऑफ सरप्लस। तो सरप्लस कितना है? 367,500। देखो ऐसा कोई आंसर है? बात कर दो। तो यहाँ पे आपको दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कमीशन का और ये सरप्लस प्राइस का। कॉपी में जगह है तो करना, सॉरी बुक में जगह है तो करना, नहीं तो कॉपी में आ जाना। यस, मैं फिर से समझाऊं बेटा, सिंगल बेटा।
आकाश टेस्ट तो बड़ा घटिया देता है आजकल तुम। गुवाहाटी में बिगड़ मत जाना, जैसे वहाँ थे वैसे रहना। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं आना चाहिए। मेरे को बहुत दुख लगा तुम्हारा कॉपी देखकर। लग रहा है अच्छा बच्चा बिगड़ने लगा। सेक्रीफाइस ऑल ऑफ योर फ्रेंडशिप। कोई घर से कोई काम भी आए तो बोलना नहीं, अभी नहीं, अभी दिसंबर के बाद। 4 4 नौकर लगा देंगे काम करने वाला, ऐसे बोलना, बट अभी नहीं करना है। साइंस वाला बच्चा सब राइट किया मालूम है, साइंस का बच्चा एकोमोडेशन बिल राइट कर दिया और डेप्रिसिएशन का लेजर वेजर सब राइट। गजब का लिखा है यार। मतलब लगा ही नहीं कि वो कॉमन, मतलब जैसे दीपक लिखा है वैसे वो लिखा है। उससे आप लोग को कुछ प्रेरणा मिलना चाहिए। उसको कुछ नहीं आता था, हार्ड वर्किंग है, तो उतना टाइम तो आप लोग के पास भी है और उससे तो आप लोग आगे हो। दिस इज डन। डन। सेम क्वेश्चन 21 है, सेम क्वेश्चन 22 है। आज इतने ही करेंगे हम लोग, स्टॉक वैल्यूएशन में चलेंगे, कमीशन और भी कल पढ़ेंगे। फटाफट सोल्व करके दिखाओ। एकदम होश में पढ़ना अच्छी तरह से।
बेटा सेम क्वेश्चन, ओसी 5%, ओसी कितना आया 5%, डीसीसी 2% ऑफ क्रेडिट सेल, डीसीसी 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स कितना है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओवर राइडिंग तो अभी किए ही थे, वही आएगा 90, 2,93,000, राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट, वाई वॉज एंटाइटल कमीशन 500 पर यूनिट सोल्ड, तो ये तो हम लोग पहला क्वेश्चन में किए ही थे, कितना आया था? 1,12,500, 500 इंटू 225, और ओ आर सी 25% ऑफ सरप्लस प्राइस, वो तो किए ही थे अभी। डन, तो ये दोनों हो गया। और भी कमीशन का 2-3 वेराइटीज़ हैं, चलेगा बेटा नेक्स्ट क्लास तक। कॉपी में आना बेटा, कहाँ तक नोट्स पहुँचा था? कमीशन हो गया था ना? हेडिंग देना स्टॉक वैल्यूएशन। अभी अभी हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्रीज वैल्यू डेट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो स्टॉक वैल्यूएशन होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इतना ऊपर लिख के रख दो हेडिंग के आजू बाजू। स्टॉक वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट भी देखेंगे एनआरवी देखेंगे, जो लोअर होगा उस पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे। डन। आओ बेटा, एनआरवी तो हम लोग जानते ही है कैसे मार्केट प्राइस कम जाएगा, तो कॉस्ट भी हम लोग जानते हैं, सभी कुछ हम लोग जानते ही हैं। कॉस्ट में मैं सिखाया था, कोलकाता से सामान खरीदे हैं गुवाहाटी में लाए, क्या कॉस्टिंग होगा, परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, ड्यूटीज टैक्सेस नॉन रिफंडेबल, प्लस गुवाहाटी से यहाँ तक लाने का खर्चा है ना बेटा, गुवाहाटी से कोलकाता से यहाँ तक लाने का खर्चा, दैट्स इट। तो यहाँ भी वही आएगा, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा क्योंकि हम तो बेच ही नहीं रहे माल, गुवाहाटी से जोरहाट भेज रहे हैं,
ट्रेड डिस्काउंट नहीं, ड्यूटीज टैक्सेस नहीं, सिर्फ कॉस्ट गुवाहाटी से भेजने का खर्चा और जोरहाट रेलवे स्टेशन से दुकान तक ले जाने का खर्चा। दैट्स इट, यही है कॉस्ट। सिंस अभी अभी आप लोग पढ़े हो तो आप लोग को बहुत आसान लगेगा, और जो कभी नहीं पढ़ा उसको भी वहाँ आसान लगेगा। कॉमन सेंस का बात है। आज हम लोग कोलकाता से गुवाहाटी सामान खरीद के लाते हैं तो परचेज प्राइस होगा प्लस कोलकाता से गुवाहाटी आने का खर्चा। रेलवे स्टेशन में रहेगा तो हो जाएगा ना, हमारी दुकान में आना है तो रेलवे स्टेशन से यहाँ तक उड़ के आ जाता है सामान, ना खर्चा लगता है। तो रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने का खर्चा, कॉस्ट, बस हो गया। तो पिक्चर पूरा क्लियर है तो ध्यान से देखना। गुवाहाटी में मिस्टर एक्स था ना बेटा, और कहाँ पे बैठा है मिस्टर वाई? जोरहाट में मिस्टर वाई है। यहाँ से गुड सेंड करेंगे, गुड सेंड 10,000 का, और वाई के पास वो माल बच गया है तो ये माल तो एक्स का ही है, कंसाइनर का ही है। कंसाइनर ने तो बेचा नहीं है ना सामान, कंसाइनर ने क्या माल बेचा है ना गुड सेंड किया है। गुड सेंड किया है कि बेचो, बेच के ठीक है पैसा लेना, और नहीं बेचा तो कंसाइनर का माल है। किसका माल है? कंसाइनर। मिस्टर एक्स ऑफ गुवाहाटी सेंड 10,000 का गुड्स टू वाई ऑफ जोरहाट, और वो वाई के पास बच गया तो वो 10,000 का माल बच गया। वो तो 10,000 का माल का मालिक एक्स है। कौन है? वाई नहीं है। वाई खरीदा भी नहीं, वाई पे भी नहीं करेगा, वो तो बेचकर कमीशन खाकर खर्चा काट कर दे देगा। तो ये सामान यहाँ पे अगर बच जाता है वाई के पास तो वो सामान वाई का नहीं है, एक्स का है। एक्स अपने स्टॉक में दिखाएगा। डन? आगे तो जब हम लोग गुवाहाटी से जोरहाट माल भेजेंगे तो माल क्या उड़ के चला जाएगा? बोलो भाई, हंसते क्यों हो? बोलो भाई, तो कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्ट। तो फिर एक्सपेंसेस लगेगा, सिर्फ 500 एक्सपेंसेस लग गया गुवाहाटी से जोरहाट जाने का। अब उस माल का कॉस्ट हो जाएगा 10,500। दैट्स गुड। कितना हो जाएगा बेटा? अब जोरहाट ट्रांसपोर्टर के पास माल पहुंचा, अभी ट्रांसपोर्टर के वहाँ से तो गोडाउन दुकान में भी ले जाना पड़ेगा। वहाँ से क्या माल उड़ के चला जाएगा ना, वहाँ भी खर्चा लगेगा। तो एक्सपेंसेस एक्स का लगेगा 500, फिर वाई का भी एक्सपेंसेस लगा 200 गोडाउन तक लाने का। कहाँ तक लाने का? गोडाउन तक लाने का खर्चा। अब उसका कॉस्टिंग कितना बोलेंगे? 10,700। दिस कॉल इन स्टॉक वैल्यूएशन। हर एक सम में कमीशन और स्टॉक वैल्यूएशन, ये दो क्लियर तो चैप्टर क्लियर, अदरवाइज बहुत बुरा चैप्टर है ये कंसाइनमेंट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। सेम कॉमन सेंस जो हम लोग AS2 पढ़े थे, इसीलिए AS2 में बीच में आधा पढ़ा के रखा हूँ क्योंकि वो इसके कारण अभी मेरे को हेल्प मिल रहा है अभी आप लोग से। गुवाहाटी से कोई सामान जोरहाट खरीद के ले जाता है ना तो परचेज प्राइस होगा गुवाहाटी से जोरहाट तक लाने का खर्चा, फिर जोरहाट में भी ट्रांसपोर्टर या रेलवे स्टेशन से अपने दुकान अपने गोडाउन तक लाने का खर्चा, फिर दुकान का खर्चा प्लस नहीं होता है, ऑफिस का खर्चा प्लस नहीं होता है, सेलिंग का खर्चा प्लस नहीं। पढ़े थे ना 1-2 दिन पहले, 5 खर्चा स्टॉक में नहीं आता, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, एबनॉर्मल लॉस आएगा भी, एबनॉर्मल लॉस, और इंटरेस्ट। तो वाई का दुकान का खर्चा भी रहेगा, ये दुकान है, दुकान का बिजली बिल, दुकान का स्टाफ का सैलरी रेंट, वो नहीं। स्टॉक वैल्यूएशन पे माल वहाँ तक लाने का ही खर्चा प्लस होता है, वहाँ तक लाने का, या तो दुकान तक लाने का या गोडाउन तक लाने का। फिर उसके बाद गोडाउन का रेंट, दुकान का रेंट, उससे माल से कोई कनेक्शन नहीं है। वो इलेक्ट्रिसिटी, वो एडवर्टाइजमेंट, स्टाफ का सैलरी,
ये सब कुछ नहीं आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। जैसे ऑफिस ऑफिस का खर्चा, शोरूम का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं आएगा, अली दुकान तक लाने का। तो वाई का ना दो खर्चा रहेगा, वाई का शॉप का भी खर्चा रहेगा, एक्सपेंसेस वो नहीं प्लस होता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ऑफिस का खर्चा, दुकान का खर्चा प्लस नहीं होता है, ओनली बनाने तक फैक्ट्री का खर्चा आता है, या खरीद लेके लाए हो, बस खरीद के लाए होगे तो दुकान तक लाने का खर्चा होता है, कैरीज तक। कहाँ तक? कैरीज तक। जैसे बोले थे ना सामान खरीद के बेचते हैं तो परचेज प्राइस, लेस ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, टैक्सेस प्लस लाने का खर्चा। आई सेड लाने का खर्चा, नॉट दुकान का खर्चा, नॉट मकान का खर्चा, नॉट शोरूम का खर्चा, नॉट ऑफिस का खर्चा, ओनली लाने तक का खर्चा। बेटा दिस इज योर लाइफ, ये आपका जिंदगी है। इट विल पे बैक एंटायर लाइफ पे आपको पे बैक करेगा। इट्स नॉट फाउंडेशन जो खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बोलते जाओ, इतना बोलो कि थक जाए, बच्चे बैठे बैठे गाली देने लगे, याद हो गया फिर भी सुना रहा है। तो वही हमारा सक्सेस है, क्योंकि हमें पता है कि याद ऐसे करवाना है कि जिंदगी भर याद रखना है। इट्स नॉट कि यहीं के लिए। कभी भी स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं ना, खरीद के लाते हैं तो दुकान में लाने तक का खर्चा प्लस होता है, दुकान तक आने का खर्चा प्लस होता है। मुकेश बाबा का गोडाउन है तो गोडाउन तक लाने तक का खर्चा प्लस, गोडाउन का खर्चा नहीं, दुकान का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, ओनली लाने तक का। उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। मजाक करें, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। जो हमेशा लगता है रेंट एक बार लगता है ना, हमेशा लगता है। और माल लाने का खर्चा जब आएगा तब, नहीं आएगा नहीं। स्टाफ का सैलरी हमेशा। रेकरिंग एक्सपेंसेस स्टॉक वैल्यूएशन पे नहीं आता है, उसको सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। दैट्स इट। तो 10,000 का माल भेजा था और वाई तक गया तो उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 10,700। उसमें से कुछ माल बेच देगा तो ठीक है, जो बच जाएगा बच गया, और सारे ही बेच दिया तो स्टॉक नील हो जाएगा। डन। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एक क्वांटिटी का घर बनाते, क्वांटिटी केजी, यूनिट्स, लीटर, कॉस्ट पे माल भेजता है तो कॉस्ट का घर बनाते। और कभी कभी एजेंट ना बड़ा होशियार रहता है, उसे औकात में रखने के लिए ना आईपी में भी माल भेज सकते हैं। किस पे? आईपी। तो स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है, आईपी पे भी हो सकता है। कॉस्ट पे माल भेजेगा तो कॉस्ट पे स्टॉक दिखाएंगे, आईपी पे माल भेजेगा तो आईपी पे। आईपी पे भेजा है तो दोनों पे स्टॉक निकलेगा, सीपी आईपी कल अकाउंटिंग में बताएंगे। कॉस्ट पे भेजेगा तो कॉस्ट पे आएगा। बड़ा सिंपल है। गुड सेंट लिखते हैं, गुड सेंट यूनिट्स में मान लेता हूँ 100 यूनिट्स लेट। कॉस्ट जो रहेगा से 10,000 तो कॉस्ट 10,000 दिखा देंगे। आईपी तो ज़्यादा होगा तो आईपी 12,000 दिखा दिया। ये गुड सेंट। बट जोरहाट जाते जाते तो दो लोगों का खर्चा भी तो लग जाता है ना। किसका खर्चा लगेगा? पहले एक्स का लगेगा ना। कैसे लगेगा? एक्स फैंसी बाजार में रहता है, फैंसी बाजार से ट्रांसपोर्टर को देगा, फिर ट्रांसपोर्टर यहाँ से जोरहाट ले जाएगा, तो यहाँ से जोरहाट तक का खर्चा लगेगा ना। कौन पे करेगा? अभी एक्स। जो माल भेजता है वो पे करेगा। अल्टीमेटली कोई भी पे करे, सब तो कंसाइनर का लगने वाला है। कंसाइनी का 1 रुपया खर्चा नहीं होता है, होता तो भी काट लेगा। प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर कुछ खर्चा करेगा तो स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना कम जाएगा? से 1000 से 500 खर्चा किया तो 500 सीपी में भी प्लस कर देंगे,
आईपी में भी प्लस कर देंगे। बेटा ये सीख गया ना तो कंसाइनमेंट बम बम। 100 यूनिट्स का कॉस्ट 10,500, 100 यूनिट्स का आईपी 12,500। लो माल पहुंच गया जोरहाट रेलवे स्टेशन, माल पहुंच गया ट्रांसपोर्टर के पास। ट्रांसपोर्टर बोलता है कि यहाँ से भी आप ले जाइए, हम लोग नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन से गोडाउन दुकान तक का खर्चा लगेगा या ट्रांसपोर्टर से गोडाउन दुकान तक का खर्चा लगेगा। ये खर्चा कौन पे करेगा? अभी एक बार के लिए कौन पे करेगा? जोरहाट में कौन है? कंसाइनर है ना, कंसाइनी है। तो कंसाइनी पे करेगा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का जब एक्सपेंसेस प्लस करेंगे तो ध्यान देना, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन तक लाने का खर्चा, गोडाउन तक लाने का खर्चा ही स्टॉक में प्लस होगा। नॉन सेलिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। गोडाउन तक लाने का खर्चा से 200 रुपया लग गया, 200 प्लस हो गया, ये हो गया वैल्यू। 100 यूनिट्स का कॉस्ट कितना हो गया? 10,700। आईपी कितना हो गया? 12,700। सोल्ड कर दिया, सोल्ड 80 यूनिट्स। म्यूजियम में सजाने के लिए माल भेजे थे क्या? बोलो बेटा। 80 यूनिट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 20 यूनिट्स का वैल्यू मैं बताऊंगा अभी। एक बार ये समझ में आया बेटा? इसको छापो, फिर मैं आपको अभी पूरा क्लास यही पढ़ेंगे आज, और ये करते करते छुट्टी। पाँच बजे से क्लास। आइए स्टॉक वैल्यूएशन बताता हूं मैं। ये एकदम फॉर्मेट पूरा याद करके रख लेना है सबको। पहले गुड सेंट लिखते हैं, क्वांटिटी जैसे दिया रहेगा वैसे लिखेंगे। क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा तो 100 मान लेंगे। लेट
कॉस्ट के घर में कॉस्ट लिखेंगे, आईपी के घर में आईपी। कभी कभी आईपी पे माल नहीं रहता है तो कॉस्ट ही रहेगा, 2 कॉलम्स। फिर बड़ा सिंपल है, गुवाहाटी से जोरहाट माल भेजेंगे तो कंसाइनर का भेजने का खर्चा प्लस होगा। फिर जोरहाट रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया, वहाँ से दुकान तक लाएंगे तो कंसाइनी जो खर्चा करेगा वो भी प्लस हो जाएगा। कंसाइनी का इस खर्चा को कहते हैं नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और हिंदी में कहते हैं दुकान तक लाने का खर्चा, वो कैरीज, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग। तो कंसाइनी का दुकान का खर्चा भी होता है, वो भी कंसाइनर पे करेगा थोड़ा बहुत, इतना जगह का खर्चा तो पे कर ही देंगे थोड़ा बहुत। वो स्टॉक वैल्यूएशन पे नहीं आता, जैसे ऑफिस का खर्चा नहीं आता था, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, दुकान का खर्चा नहीं आता है, दुकान तक लाने का खर्चा आता है। इसे कहते हैं नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब 100 यूनिट्स का कॉस्ट, 100 यूनिट्स का कॉस्ट 10,700 हो गया और इसका आईपी हो गया 12,700। अब हमने उसे माल भेजा है 100 यूनिट्स, वो बेचा है कुछ माल तो 80 यूनिट्स बेच दिया। अब इसका हम लोग को कुछ नहीं करना है, बचा है कितना, 20 यूनिट्स। अगर सारा माल बेच देता तो स्टॉक 0 होता, अभी तो 20 यूनिट्स बचा है ना। अब यूनिटरी मेथड, 10,700 रुपया 100 यूनिट्स का कॉस्ट है, 10,700 रुपया कॉस्ट है कितना यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का, तो उससे 20 यूनिट का कॉस्ट चाहिए, इन्वेंट्रीज वैल्यू डेट कॉस्ट। तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे देखना। 10,700 is the cost of 100 units, 10,700 is the cost of 100 units, प्योर यूनिटरी मेथड। तो कितना माल बच गया, 20 यूनिट्स। सेल का हमें नहीं करना है, हमें तो स्टॉक चाहिए। तो देखो, तो 10,700 बाई 100 इंटू 20, 2140, 2140। आईपीवी भी कैलकुलेट करेंगे तो आईपीवी वैसे ही 12,700 कितना यूनिट्स का दाम है, 100 यूनिट्स का, इंटू 20, 2540। गुड्स अगर कॉस्ट प्राइस पे भेजे हैं तो स्टॉक कॉस्ट पे दिखाएंगे 2140। गुड्स अगर आईपी में भेजे हैं तो स्टॉक आईपी में दिखाएंगे। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपको डंडा लेके मारने आएगा। AS2 तो क्या बोला है, कॉस्ट, और आप आईपी में दिखाओगे तो AS2 आपको मारने आएगा। तो आप आईपी में दिखाओगे 2540, पर दिखाना किस पे चाहिए, 2140। तो आप 2540 ही दिखाएंगे। जैसे डंडा मारने आएगा ना, एक स्टॉक रिजर्व का चादर पहना देंगे। स्टॉक रिजर्व 1000 से ज़्यादा बार ये टर्म आज से यूज होने वाला है, टिल यू बिकम अ CA, मोर देन 1000 टाइम्स। स्टॉक रिजर्व अभी बताएंगे। एक बार 80 यूनिट्स बेच दिया, ये समझ में आ गया। तो कितना बचा, 20 यूनिट्स। अब इस 20 यूनिट्स का कीमत तुम क्या जानो मुकेश बाबू, तो 10,700 100 का दाम है, कितना का, तो 10,700 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। समझ में आ गया। सीपी में माल भेजेंगे तो सीपी में दिखाएंगे, आईपी में माल भेजेंगे आईपी में दिखाएंगे, AS2 मारने आएगा, स्टॉक रिजर्व का चादर पहना देंगे, कमिंग सून। और कितना बार यूज करेंगे जब तक आप CA बनेंगे, CA में जब तक बनेंगे 1000 टाइम्स से ज़्यादा, मोर देन 1000 टाइम्स। एकदम पहला बार सुनोगे, पकड़ के रखना है इसको। मैंने आज का क्लास कितना यूजफुल है सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ। बस मेरे फीलिंग्स से ही आप लोग आप में फीलिंग्स ला लेना कि जरूर कोई बात है, इतना जो बोल रहा है, इतना आराम से पढ़ा रहा है।
सिर्फ आज ही आराम से पढ़ाना, कल तो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में उतना तकलीफ नहीं होता है। ये समझा क्या? 2 कदम आगे बढ़ो। टिंग टिंग बजा रहे थे, नहीं बजा। अरुणाच रानी डन, बड़ा मुस्कुरा रही हो, ये हैप्पी। बाबू आगे बढ़ो। ये डन। क्लोजिंग स्टॉक AS2 तो हमेशा बोलता है किस पे दिखाओ? कॉस्ट पे। आईपी में दिखाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, AS2 गुस्सा हो जाएगा, पनिशमेंट देने आएगा। बट हमें हमारे क्लाइंट को भी संभाल के रखना है। क्लाइंट आईपी पे माल भेजा है तो अकाउंटिंग आईपी में करेंगे, सिस्टम मैच नहीं होगा। हमें अपने क्लाइंट को भी खुश रखना है, हमें भारत का कानून का भी पालन कर रहा है, तभी तो आप लोग CA और CMA बन रहे हो। अगर आईपी में दिखाएंगे तो ज़्यादा हो गया ना वैल्यू, कितना ज़्यादा हो गया देखो तो। 2140 दिखाना चाहिए था, 2540 कितना ज़्यादा हो गया? 400। तो आप क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी 2540 पे दिखाओगे, गलत है वो। आपको दिखाना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 2140। ज़्यादा जो दिखा दिए ना उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व। कितना? 400। जब मैं अकाउंटिंग सिखाऊंगा कल तो बताऊंगा, बट ये बात तो आप जो सीख लिए AS2 में ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना। इन्वेंट्री इज़ ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। बट हम लोग हमारे क्लाइंट के सिस्टम के हिसाब से आईपी में दिखा देंगे, नियम का पालन करने के लिए फिर उसको वैल्यू अलग अकाउंट क्रिएट करके उसका वैल्यू को कम कर देंगे, उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। यानी ये जो स्टॉक दिखाए हो 2540 उसमें 400 रुपया का प्रॉफिट है। अरे आईपी में तो प्रॉफिट जोड़ा रहता है ना, कितना का प्रॉफिट है? 400। तो जो प्रॉफिट हमने अकाउंट्स में दिखा दिया बट हुआ नहीं है, जो प्रॉफिट हम अकाउंट्स में दिखा देते हैं बट हुआ नहीं है, उसको कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व। अनरियलाइज प्रॉफिट, हमने माल भेजते समय प्रॉफिट दिखा दिया बट वो माल बिका ही नहीं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट को हटा देंगे। तो कौन सा अकाउंट से हटाते? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व इसको कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। मैंने एजेंट को माल भेजा, प्रॉफिट दिखा दिया और एजेंट बेच दिया, तब मेरा प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया। और एजेंट के पास वो माल पड़ा है तो फिर मैंने उससे प्रॉफिट अर्न किया, दिखाया उस पर प्रॉफिट, वो माल तो मेरे ही, मेरे पास ही आ जाएगा, तो प्रॉफिट कैसे हुआ? उसे कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। आप प्रॉफिट दिखा दी और माल आपके पास ही पड़ा है, तो जो माल पड़ा है उसमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रियलाइज्ड नहीं हुआ, उसे कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। उसी के लिए बनता है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कहीं भी दिख जाए तो समझना है ओ स्टॉक थोड़ा सा हाई प्राइस पे है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, उसको हटा देंगे। क्यों? जो प्रॉफिट इंक्लूड किया नहीं, सिस्टम था यार आईपी में भेजने का तो वो कर दिया, बट कोई बात नहीं, हमारे पास उपाय है। बेटा ऐसा होता नहीं, कुछ खाना वाना पकवान बनाते उसमें कुछ सामान ज़्यादा पड़ गया तो उसको फेंक देते ना, कुछ एडजस्टमेंट कर लेते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आप लोग बनाया होगा, ये इन दिनों कुछ बना होगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब फेंकना नहीं, उसको एडजस्ट कर लो। अरे फॉर एग्जाम्पल, अरे कुछ बोलो ना, नमक कम हो गया, ओके नहीं ज़्यादा कुछ बताओ ठीक है, नमक कम हो गया तो फिर ज़्यादा डाल दो, हो गया नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, वाह ये तो अच्छा कुक भी बनेगा
ऐसा होता है क्या? ओके, सुनो सुनो, छोरी लोग को कुछ पता नहीं, दीपक को पता है। अगर कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो फिर उसको एडजस्ट करने के लिए टोमेटो डाल देना। तुम लोग क्या बोला? पानी भी डाल सकते हैं क्या? ओके, पानी भी डाल सकते हो या टोमेटो भी डाल देना। टोमेटो डाल दो, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो फिर वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो हियर ऑल्सो प्लीज प्लीज, क्लोजिंग स्टॉक आईपी में दिखा दिया, वो गलत दिखा रहे हो आप, सरासर गलत काम कर रहे हो आप, बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। एज टू डंडा लेके बैठा है, मारने के लिए सर फोड़ने वाला है, हेलमेट वेलमेट फोड़ के भी सर फूट जाएगा। स्टॉक रिजर्व बना देंगे क्या? जब तक वो मारने आएगा ना गुस्से दिमाग में, तो देखिए साहब तो ठीक कर दिए, स्टॉक रिजर्व बन जाएगा। ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा आपके ज़िंदगी में। सो टेक केयर एवरीबॉडी। स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। बोलो बेटा, 4-5 बार बोलो, लाइफ में फर्स्ट टाइम है आज, तो एकदम पंपर डेवलपमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक आईपी में होगा तो उसमें तो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को क्या नाम दिया गया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे? स्टॉक रिजर्व बना के। हम लोग ऐसे मत बोल देना दीपक बाबा की कॉस्ट पे ही दिखा देते हैं। एक क्लाइंट का सिस्टम है आईपी पे, तो आईपी पे दिखाएंगे, शिफ्ट कर देंगे कॉस्ट में तो फिर अकाउंटिंग गड़बड़ होगा। आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट बनने वाले हो, क्लाइंट भी खुश, भारत का कानून भी खुश। क्लाइंट को खुश करने के लिए स्टॉक आईपी में दिखाओगे, डंडा लेके खड़ा है मारने के लिए, वो जब तक उसका डंडा खोजेगा मारने आएगा ना, तब आप क्या बना दोगे? स्टॉक रिजर्व। ये टर्म को मत बोलो, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। मेरे को डिपार्टमेंट ब्रांच दिख रहा है सीए इंटर का, 40 सम ब्रांच पे है, 25 सम डिपार्टमेंट पे है, 65 उधर ही 500 बार बोल देते हैं, और बाकी का तो छोड़ी दो पढ़ाई। डन, छाप लो। Stock reserve is equal to closing stock at IP minus closing stock at CP cost. Stock reserve is equal to closing stock at IP minus closing stock at cost. Closing stock at IP minus closing stock at cost. स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व का मतलब प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक। लिखो लिखो यार, खूब लिखो, खूब लिखो। प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक, that is unrealized profit, that is unrealized profit that is unrealized profit। देन अब बेटा फिर से ये चार्ट को रटेंगे। 3 पॉइंट है इसमें, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस भी आएगा, पढ़ाएंगे। तो बताओ बेटा 3 लाइन क्या क्या है? पहले गुड्स सेंट लिखेंगे, यूनिट्स के घर में यूनिट्स, आप लोग बोलो बेटा, अब तो यूनिट्स के घर में यूनिट्स, कॉस्ट के घर में कॉस्ट, आईपी के घर में आईपी। आईपी नहीं दिया तो छोड़ देंगे, यूनिट्स नहीं दिया तो भी एज्यूम कर लेना 1 या 100, कुछ भी इजी हो जाता है कैलकुलेशन। उसमें जोड़ेंगे, किसका खर्चा जोड़ेंगे? एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर फॉर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम गुवाहाटी टू जोरहाट, वो प्लस करेंगे, सीपी में भी प्लस करेंगे, आईपी में भी प्लस करेंगे, फिर और भी प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। लेकिन यहाँ बच के कौन सा एक्सपेंसेस? नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस,
नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, दुकान तक लाने का खर्चा, लाइक वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, जोरहाट का ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग। यहाँ से तो जोरहाट तक का तो दे ही दिए थे हम, वहाँ से मुकेश भैया देंगे तो वो अलग खर्चा प्लस। सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस नहीं होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस नहीं होगा, रिकरिंग एक्सपेंसेस प्लस नहीं होगा, ओनली कौन सा, नॉन सेलिंग, नॉन सेलिंग नॉन रिकरिंग खर्चा प्लस होएगा। डन। अब आ गया 100 यूनिट्स का कॉस्टिंग, 10,700, बाबा ने 90 यूनिट्स बेच दिया तो स्टॉक बचा 10 यूनिट, तो बेटा 10,700 बाई 100 इंटू 10, आईपी पे भी दिखा देंगे, बट आईपी में स्टॉक तो दिखा ही नहीं सकते। हमारा लास्ट चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भारत का कानून तोड़ोगे, बांग्लादेश श्रीलंका जाना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति भवन में स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करने का मौका मिलेगा। ओके, बट खाने के लिए पेट में कुछ अन्न नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो स्विमिंग करते करते क्या जो कर लोगे। तो आईपी में स्टॉक कभी नहीं दिखा सकते, सीपी में दिखाएंगे। ये बड़ा पाप करोगे आप सिंगल बाबा, इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करेंगे स्टॉक रिजर्व बना के। क्या बना के? स्टॉक रिजर्व। जोर से बोलना चाहिए, फाइनल तक आवाज आना चाहिए। क्या बनाकर? स्टॉक रिजर्व बनाकर। क्या होता है स्टॉक रिजर्व? अरे वो जो स्टॉक है ना, उसे बड़ा पाप कर दिए, क्या उसे प्रॉफिट दिखा दिए, वेस्ट टू मारने आ रहा है, स्टॉक रिजर्व बना देंगे। डन। याद रहेगा 1-2 महीना 3 महीना। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोग को जिंदगी भर याद रहे। नेक्स्ट जब भी चैप्टर्स में आए आ जाए ये वाला फीलिंग्स। दैट्स इट। अब हम लोग 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल्स करेंगे। आप ओवरटेक भी कर सकते हो, आप गधे की तरह मेरे साइड से भी चल सकते हो, और वो भी अच्छा करेंगे तो हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स पे चर्चा करेंगे और फिर स्टॉक वैल्यूएशन पूरा हो जाएगा। बस 2 इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, कमीशन पूरा नहीं किया अभी तक और स्टॉक वैल्यूएशन हाफ वे। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव 30 में आना। Which of the following expenses of consignee will be considered non-selling expenses? नॉन सेलिंग कौन सा है, यानी गोडाउन तक लाने का खर्चा कौन सा है? देखो तो एडवर्टाइजमेंट क्या गोडाउन तक लाने का है? सेलिंग लाने का है, तो कौन सा? इंश्योरेंस ऑन, इंश्योरेंस और होगा फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस या फ्रेट इनवर्ड लाने का खर्चा। स्टॉक रिजर्व अभी अभी मुलाकात हुई थी, कुछ बात हुई थी स्टॉक रिजर्व से। स्टॉक रिजर्व क्या है बेटा? देखो तो इज क्रिएटेड टू एडजस्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू कॉस्ट, क्योंकि हम लोग आईपी में स्टॉक दिखा देंगे बट भारत का कानून कहता है कॉस्ट, तो लोडिंग बना देंगे स्टॉक रिजर्व। While valuing closing stock lying with consignee, कंसाइनी के पास माल पड़ा है। Which of these expenses taken into consideration? कौन सा खर्चा हम लोग कंसिडरेशन पे लेते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। वेरी वेरी गुड, हिंदी में लिख लेना, लाने का खर्चा, दुकान तक लाने का खर्चा, दुकान तक लाने का खर्चा। Which of these is are non recurring expenses? कौन सा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है? ट्रांजिट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। Which of these is are recurring expenses? रिकरिंग मतलब हमेशा लगता है, कौन सा?
ट्रांजिट इंश्योरेंस फ्रेट तो लाने का है, नॉन रिकरिंग। ऑक्ट्रा मतलब ड्यूटी वगैरह लगता है, नॉन रिकरिंग। लोडिंग अनलोडिंग भी नॉन रिकरिंग। तो क्या होगा बेटा? गो डाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। थर्टी नाइन, X of Kolkata sends out 400 bags to Y of Delhi costing 200 each. X of Kolkata sends 400 bags to Y of Delhi costing 200 each. Consignor's expenses 2000. Y's expenses नॉन सेलिंग 2000 और सेलिंग कितना? 1000. 300 बैग्स वेर सोल्ड बाई वाई। 300 बैग बेच दिया, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, कुछ माल बचा, कितना बैग भेजे थे? 400 और कितना बेच दिया? 300। ध्यान से देखना। गुड सेंट, क्वांटिटी कॉस्ट, आईपी तो नहीं है ना? क्वांटिटी केजी में है ना, यूनिट्स में ना, बैग्स में? कितना बैग्स बेटा? और कॉस्टिंग 200 ईच, तो कॉस्टिंग 200 ईच कितना होगा? या वेरी गुड। पूरा फॉर्मेट ही याद रखना है, प्लस कंसाइनर का खर्चा है ना बेटा? कितना है कंसाइनर का खर्चा? कितना हो गया? 400 बैग का कॉस्टिंग प्लस एक्सपेंसेस ऑफ, कौन सा एक्सपेंसेस? नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? डन। सेल कितना कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक $84,400 इंटू समझ में आया क्या? हर एक सम में आपको कैलकुलेट करना है, एकदम रट लेना है। आज छापो। 40 भी आप लोग कैलकुलेट करो। 40 41 भी 40 41 विनोद सर को भेजना। विनोद सर, कमल सर का क्लास करेंगे।
कौन कौन सा सम दिया था आप लोगों को अभी? यस, बोलो। क्वांटिटी कितना यूनिट्स है, कितना बैग्स है? बोलो भाई। 400 ईच, कॉस्टिंग कितना हो जाएगा? 500 इंटू 400। आईपी भी है क्या? आईपी 400, 500 इंटू 500। वेरी वेरी गुड। और बोलो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। बोलो बोलो भाई, सब बोलो। वेरी गुड। क्या हो गया? नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी नॉन सेलिंग कितना बेटा? तो 500 यूनिट्स का कॉस्टिंग हो गया 2 लाख और आईपी हो गया 2 लाख और सेल कितना कर दिया? 400। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 100। सीएमए बेटी समझ में आ रहा है आपको? यस, ओके, यहाँ तक हो गया है सीएमए स्टूडेंट। अब बेटा सीपी में कैसे स्टॉक निकलेगा, कोई बता सकता है क्या? 2,05,000 बाई 100 और यहाँ पे 51,000। आईपी में माल भेजेंगे तो स्टॉक तो किस में दिखाना पड़ेगा? कौन सा क्वेश्चन था? आईपी में माल भेजेंगे तो स्टॉक भी दिखाना पड़ेगा आईपी में। सीपी में माल भेजेंगे तो स्टॉक दिखाएंगे सीपी में। आईपी में माल भेजेंगे तो स्टॉक दिखाएंगे आईपी में। क्लियर? लेकिन फिर वो नाराज हो जाएगा ना AS2, इसलिए सेम क्वेश्चन 41, द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व, सेम ही क्वेश्चन है ना? तो स्टॉक रिजर्व क्या होगा? स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट सीपी। 51,000 दिखाएंगे लेकिन 41,000 होना चाहिए। 10,000 क्या बन जाएगा बेटा? स्टॉक रिजर्व। 40, 41 एक ही क्वेश्चन था। थर्टी 37 पे आएंगे। भाइयों कोई डाउट है क्या? हाँ, 51,000 क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट पे आया 41, आईपी पे आया 51। आईपी पे माल भेजने से स्टॉक आईपी में दिखाएंगे। क्या विचार है बोलो? क्या विचार है तुम्हारा बोलो? क्या विचार है तुम्हारा? 41 दिखाना ना 51? दिखा दिया, फिर नाराज हो गया AS2, तो फिर स्टॉक रिजर्व बना देंगे ना। 41 पे स्टॉक रिजर्व पूछा है बस। 37, Mr. X consign 40,000 units of article costing 25 each to Y of Kolkata। 40,000 यूनिट्स भेजा है, 25 का माल है, कॉस्टिंग 25, पैकिंग कॉस्ट 3,500, कार्टेज 2,000 मिस्टर एक्स ने खर्चा किया है, लोडिंग 500, इंश्योरेंस 10,000। लोडिंग इंश्योरेंस यहाँ से गुवाहाटी से भेजने का, मीन कोलकाता भेजने का, पैकिंग, कार्टेज, लोडिंग, इंश्योरेंस, किसका खर्चा? ये एक्स का।
मिस्टर वाई टूक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अनलोडिंग खर्चा, ये तो नॉन सेलिंग है ना, बोलो बेटा। लिखो लाने का खर्चा है, 800 लाने का खर्चा है, लिखते जाओ लाने का खर्चा या नॉन सेलिंग, कुछ भी लिख दो। 800 नॉन सेलिंग या लाने का खर्चा। गो डाउन रेंट भी लाने का खर्चा है क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस SE लिख दो, ये नहीं आएगा, काट दो स्टॉक वैल्यूएशन पे। कैरीज आउट, आउटवर्ड, आउटवर्ड, कैरीज इन नहीं, आउटवर्ड, ये भी क्या एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस, काट दीजिए। स्टॉक वैल्यूएशन पे नहीं आएगा। स्टॉक वैल्यूएशन में ऑलरेडी दुकान तक लाने का खर्चा आता है। टोल टैक्स, वो रास्ते में माल लाते हैं ना, टोल टैक्स, ये भी लाने का खर्चा है बेटा। सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इन, लाने का खर्चा, ये भी तो क्या होगा बेटा? ये नॉन सेलिंग। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी लाने का खर्चा है क्या? ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, स्टॉक वैल्यूएशन पे नहीं आएगा। वाई ने बेच दिया, 35,000 बेच दिया, 40,000 तो खरीदा था, 35 बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 5,000। फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्वांटिटी, कॉस्ट, गुड सेंट, कितना यूनिट्स गुड सेंट है बेटा? 40,000। और क्या प्राइस था बेटा? इसमें दो खर्चा प्लस करते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ, क्या नाम है कंसाइनर का? एक्स। नाम बताओ क्या क्या खर्चा है? कितना? 40,000 यूनिट्स का कीमत 10 लाख, 10,000, सॉरी ये 10,000 मैंने गलती लिखा, ये कितना जोड़ के? डन। अभी और भी तो खर्चा लगेगा। किसका खर्चा लग रहा है देखो तो, बोलो बेटा। वाई का कौन सा खर्चा? नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई। क्या क्या खर्चा है बेटा? रुपया बोलते चलो। प्लस 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 3,000, सोल्ड, सक जाएंगे 5,000 का। देखो तो कुछ खर्चा उर्चा तो गड़बड़ किया नहीं ना कुछ? छाप लो। कोई बता सकता है कितना आंसर आएगा? 10,19,800 4 7। देखो तो ऑप्शन में है। कर लो।
चलो बेटा आगे बढ़े। मैट में हो जाएगा, हो जा रहा है। इस चैप्टर में दो ही कैलकुलेशन, एक कमीशन एक स्टॉक वैल्यूएशन। बढ़िया से नहीं समझोगे तो पूछते रहना, मैं एक दिन और भी पढ़ाऊंगा, कल भी शायद स्टॉक वैल्यूएशन कमीशन ही रखूंगा। दिस डन। देखो कुछ गलती उलती तो नहीं किया, यहाँ से सब ठीक ठाक लिया है ना? ओके चलो बेटा, कोई बिजनेस कोई देखा है क्या एकदम करीब से, नज़दीक से? कोई बिजनेस देखा है नज़दीक से? दुकान उकान देखा है अपना, बैठा है दुकान उकान ऐसा? कोई भी नहीं, सिंगल साहब बैठे। आपकी दुकान में तो लॉस वगैरह दिखते ही नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, अब दो कंसेप्ट सुनेंगे, वो भी आपको लाइफ भर, जिंदगी भर काम आएगा। ये चैप्टर तो छोड़ ही दो, ध्यान से सुनना। कंसाइनमेंट में क्या होता है, गुवाहाटी से सामान जाता है ना, कहाँ जाता है गुवाहाटी से सामान? जोरहाट। तो जब हम लोग गुड्स भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में इन ट्रांजिट गुड्स का कुछ लॉस हो सकता है, गुड्स का लॉस हो सकता है। यहाँ गोडाउन में भी गुड्स का लॉस हो सकता है। अभी भी जैसे जो बोलने वाले हैं, मोर देन 1000 टाइम्स टिल यू बिकम सीए यूज करेंगे आप लोग। लॉस कैसे होता है बता रहा हूँ मैं। गुवाहाटी से जोरहाट माल जा रहा है, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, या चोरी हो गया, या फ्लड आया था उधर फंस गया सामान, तो ये लॉस हो सकता है। इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सामान अच्छा से नहीं रखे थे, ऐसे उठा के फेंक दिए, खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस। और कुछ कुछ लॉस ऐसा होता है उसे रोका ही नहीं जा सकता, उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में नॉर्मल एबनॉर्मल सर कॉस्ट अकाउंटिंग ही ले जाएगा 1000 बार, बाकी का सब्जेक्ट तो छोड़ ही दो। सो जब भी आप लोग जब अकाउंटिंग का काम करोगे अपने प्रोफेशन पे, लॉस दिखेगा ही दिखेगा वहाँ पे। सो जो भी लॉस होते हैं ना, उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस होता है वो तो होगा ही होगा, अनएवॉइडेबल है। अनएवॉइडेबल जो रीज़न से लॉस होता है उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। अब एग्जाम्पल सुनेंगे। हम लोग फल खरीदते हैं, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स खरीद के गुवाहाटी से जोरहाट भेज रहे हैं। अब जितना भी अच्छा से पैकिंग क्यों ना कर लो, वहाँ जाते जाते कुछ ना कुछ तो फल खराब होगा ही होगा ना, नहीं होगा? भगवान भी नहीं बचा सकते, हम तो इंसान हैं। वैसे लॉस को क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। अब ग्लास का आइटम भेजेंगे, ग्लास का आइटम बहुत अच्छा से पैकिंग वगैरह करके भी भेजते हैं, तो भी तो थोड़ा बहुत टूटता ही है, अनएवॉइडेबल है, नॉर्मल लॉस। तो किसी ने सही कहा है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। ताली मत बजाओ भाई, गायक नहीं हो।
भाई शीशा तो टूटे ठीक है, इस उम्र में दिल टूटने वाला काम मत करना। अरे उसको क्यों सिर तक लगा रहे? आप लोग कोई भी मत करना, नहीं तो आपका सीए वाला दिल टूट जाएगा। दिल विल डैश वेज बहुत मिलेंगे, बट सीए करने का उम्र फिर से नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना एवरीबॉडी। भाई लोग, गुड़िया लोग तो ये सब संस्कारी, ये सब जानते नहीं है, भाई लोग को बोल रहा हूँ मैं। ओके, गुड़िया लोगों को सिखाना नहीं होता है, दे आर वेरी, मतलब बहुत सोशल, बहुत कल्चरल गुड़िया लोग होते हैं, सब कुछ घर परिवार को सोच समझ के करते हैं। हम लोग ही डैश होते, महा डैश होते, खराब होते, कुछ सोचते समझते नहीं है। तो समझाना इनको है, और इनसे तो प्रेरणा लेना है कि अच्छाई कैसे होता है। आगे भाई बेहोश हो गया क्या? पानी डालो, पानी डालो। भाई बेहोश हो गया क्यों बेटा? मेरा बात हजम नहीं हो रहा है। नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल लॉस होता है जिसे रोका नहीं जा सकता। मटर खरीदती है मम्मी, उसके साथ छिलका भी आता है। 1 केजी मटर खरीदेगी मम्मी तो 1 पाव 250 ग्राम ही वो मटर निकलेगा, बाकी तो छिलका। बाबूजी को बहुत गुस्सा होता है, 1 किलो का 100 रुपया दे देती है और मटर निकलता है 250 ग्राम। मम्मी बोलेगी नॉर्मल लॉस है। वो अरे वो तो छिलका छोड़ के मटर तो मिलता नहीं है। गोभी का सीजन होता है तो बेटा हमारे घर में भी बवाल होता है। गोभी लाते इतना बड़ा और फूल होता है इतना थोड़ा, और मेरे को मिलता है इतना थोड़ा। और बोलते यार 100 रुपया का तो गोभी लाई हो, बस दिखाने के लिए दी हो, इतना बड़ा था। वो डंडी उंडी पत्ता होता है। बोले यार वो सब हटा के लाओ ना, सिर्फ गोभी लाओ, ये सब पैसा वेस्ट होता है। वो बोलती है नॉर्मल लॉस होता है, अनअवॉइडेबल है। बोले आप ही जाइए खरीदिए कभी गोभी, 1000 दुकान में खरीदेंगे, लोग बोलेगा पगलू है। बोलेगा नहीं इसको पूरा डंडी उंडी के साथ होगा, बाजू वाले दुकान बाजू वाले भी हुई, बाजू वाले दुकान बाजू वाले भी हुई, पूरा गुवाहाटी चप्पा चप्पा मार लेगा। गोभी का सीजन खत्म हो जाएगा लेकिन ओनली वो वाला नहीं मिलेगा। सो ये लॉस क्या है? अनअवॉइडेबल लॉस है, नॉर्मल लॉस। किसी भी दुकान के पास चले जाओ, सब कोई वही देगा, तो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस जब होता है ना तो हम लोग सामान का दाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी दुकान में लॉस होगा तो मुकेश के दुकान में भी लॉस होगा, दीपक के दुकान में भी लॉस होगा। ये कस्टमर मेरे से रूट के इसके पास जाएगी, इधर भी लॉस, उसके पास जाएगी उधर भी लॉस, सिंगल साहब के दुकान में जाएगी उधर भी लॉस। नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होता है, हम लोग कॉस्ट बढ़ा देते हैं। उसीलिए तो आम के सीजन में कोलकाता में आम 50 रुपया होता है, गुवाहाटी में 100 रुपया। बोले यार हमारा दोस्त से अभी हम फोन ही बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे बड़ा बाजार में आम खरीदा 50 में, लंगड़ा आम हमको दे रहे 100 रुपया में। बोलेगा बैठिए, बोलिए वहाँ पे 50 मिलता, जाइए आप खरीद के लाइए। आने जाने का खर्चा भी तो है, प्लस हमारा भी तो थोड़ा प्रॉफिट है, प्लस वहाँ से 1 किलो आम खरीदते हैं ना, यहाँ पे तो आते आते कुछ खराब भी हो जाता है। अरे अच्छा से लाओ ना, अरे अच्छा से लाने से भी हो जाता है, इसीलिए दाम बढ़ जाता है। बाजू वाली दुकान में जाओ वहाँ भी वही लगेगा। सो नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल है। चोरी हो गया, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, इस लॉस को क्या कहते हैं बेटा? एबनॉर्मल लॉस। ये अवॉइडेबल रीजन के कारण होता है। किसके लिए बेटा? अवॉइडेबल है। इसको हम लोग कभी भी इसके कारण अपना कॉस्ट नहीं बढ़ाते। कुछ दिन पहले भी बोले थे ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एबनॉर्मल लॉस नहीं आता है, बोले थे ना। कल हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। मतलब लाइफ चेंजिंग टॉपिक, मतलब मैं तो फाइनल तक, कॉस्टिंग का फाइनल तक, सीए फाइनल का कॉस्टिंग तक पढ़ाता हूँ। बिलीव मी, सब जगह चाहिए आपको। अवॉइडेबल लॉस, अवॉइडेबल रीजन, हमने ध्यान नहीं रखा अच्छा से, सामान चोरी हो गया, हमारा लॉस हो गया। बट
ये बेटा मुकेश बेटा ध्यान रखता है तो उसके दुकान में चोरी नहीं होता है। तो अगर मेरा जो लॉस हुआ मैं आपसे चार्ज करूंगा तो आप लोग गुस्सा होकर उसके दुकान में जाओगे, तो उसके दुकान में तो सस्ता, तो आप खुद भी जाओगे, साथ में सबको लेकर भी जाओगे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये परी लोग हमारे दुकान छोड़ के जाए। तो एबनॉर्मल लॉस जो भी होता है कभी भी हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं करते, सीधे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेज देते। नॉर्मल लॉस होने से सामान का दाम बढ़ा देते, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा, लॉस होगा ही होगा। बट एबनॉर्मल लॉस होगा तो सामान का दाम नहीं बढ़ाते, वो लॉस मेरे को ही बियर करना पड़ेगा। अगर मैं अपने कस्टमर से चार्ज करूं, जिंदगी भर कस्टमर का परछाई देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर तो खुद जाएंगे बाजू वाले दुकान में और साथ में अपने दोस्तों को भी ले जाएंगे, परछाई तक भी देखने ना मिलेगा। इसलिए हम लोग जिंदगी में कभी भी एबनॉर्मल लॉस के कारण कॉस्ट को बढ़ाते नहीं है। वो हमारे गलती से हुआ कोठारी साहब, हम बियर करेंगे। कस्टमर से सोचना भी मत, नहीं तो दुकान बंद। इस पे काम करेंगे कल हम लोग। एक बार लिख लो थोड़ा सा, कितना बजे क्लास है? बड़ा टफ टाइम चल रहा है। लॉस लिखकर दो एरो मारना। लॉस लिखकर दो एरो मारना, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अनएवॉइडेबल रीजंस के कारण होता है, विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड। नॉर्मल लॉस अनएवॉइडेबल रीजन के कारण होता है, विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड। एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल रीजन के कारण होता है, विच कैन बी कंट्रोल्ड। कमल आ गया क्या? तो कमल का इसमें क्लास होगा, बोल दिया ना। क्या बोला बेटा? नॉर्मल लॉस अनएवॉइडेबल रीजन के कारण होता है, विच कैनॉट बी कंट्रोल। कॉस्ट बढ़ा देते हैं, लिखना कॉस्ट इन्फ्लेट कर देते, कॉस्ट इन्फ्लेट कर देते, कॉस्ट बढ़ा देते। इसीलिए तो आम का दाम कोलकाता में 50 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया। उसमें खर्चा वर्चा भी है, एक लॉस भी है। उसने ना आम की दुकान में बोलना मत, ज़्यादा झगड़ने मत लेना, सिखा देगा ठीक से। उन लोग को भी ये सब नॉलेज है, बिन पढ़े लिखे। और एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल रीज़न के कारण होता है, हमारे गलती के कारण होता है। ट्रांसफर टू पीएल, कहाँ डालेंगे बेटा? पीएल, कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे। ट्रांसफर टू पीएल, डन डन बेटा। वो तो घरेलू एग्जाम्पल दे दिए। अब मटर का सीज़न, गोभी का सीज़न होगा तो आप समझाना घर पे। और हमारे क्लास का बात नहीं करें तो कैसे होगा? ऐसे बोला जाता है आपका 3 to 5 क्लास है, 2 आवर्स का। बोलो बेटा, मेरे को वहाँ से आने में भी तो टाइम लगता है। नॉर्मल लॉस वो लॉस है, कुछ सेकंड तो मिनट लग ही जाता है। फिर आप बैठते सेटिंग करते, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, ये भी लॉस है। ये भी लॉस है। पानी पी रहे, ये भी तो लॉस है। अब अरनाज घर में जाके रोएगी, सर ना 40 बार तो पानी पिए, सॉरी 4 बार पानी पिए, इतना लॉस हो गया हमारा। ये लॉस है। मेरा वो गंदा आदत नहीं है क्लास में फ़ोन यूज़ करने का। बाकी के कोई टीचर लोग होते होंगे, फ़ोन लेके आते होंगे, पढ़ाते पढ़ाते देखते होंगे। कोई कोई टीचर होता है, मेरी तरह मतलब पुराना ज़माने का टीचर यूज़ नहीं करता है। फ़ोन पे एक बार देखते हो कोई टीचर, कोई भी टीचर, मे बी सर प्रेरणा में तो नहीं, कहीं और, क्योंकि प्रेरणा में मना किया है कि मत देखेंगे हम लोग 100% बार। तो मोबाइल देखेंगे, व्हाट्सएप करेंगे,
बात करते करते कभी अर्जेंट कॉल आ गया, बात करेंगे, वो भी लॉस है। कौन सा लॉस पे आपको तकलीफ होगा? सर का गेट से यहां तक आने में विश्राम लॉस कर दिए, इसमें दुख है आपको? सर बैठे सेटअप कर लिए, उसमें भी लॉस है? बोलो बेटा। सर आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोले, उस पर कुछ बातचीत, उस पर हाँ लॉस हो गया यार इस बोल बोल के, इसमें भी तकलीफ है। अरे सर को प्यास लग गया, 4 बार पानी पिया, अनाज को तकलीफ है, आपको तकलीफ है क्या? नहीं। और सर मोबाइल पे गप्पे मार रहे हैं, बेटा शाम करो, व्हाट्सएप देख रहे हैं, हेलो हेलो ठीक है क्लास के बाद कॉलिंग यू, इसमें भी तकलीफ नहीं है? इसमें तो एकदम भाइयों को तकलीफ नहीं है, उधर सर लगेंगे इधर मैं लगूंगा वायु को तकलीफ नहीं है, बाकी को तो तकलीफ है ना। वो एबनॉर्मल लॉस है, दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस। आपके टीचर अगर क्लासरूम से बाहर किसी से मिलने चले जाते हैं आपको बैठाकर, दैट लॉस इज एबनॉर्मल लॉस, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। प्यास लगा है मत पियो पानी, अनाज बोलती है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मत बोलो, अनाज बोलती है, लॉस होगा। ये अनाज नहीं, काल्पनिक, ये तो समझदार है। तो वो लॉस भी क्या बोला, नॉर्मल लॉस है। बट हम बातचीत करने लगे, क्लास से निकल जाए, फोन पे बात करें, एक दिन बात करें, 2 दिन बात करें, वायु को अच्छा लगेगा, बाकी लोग को लगेगा कि समय वेस्ट हो रहा है। मेरे को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं मोबाइल नहीं लाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एबनॉर्मल लॉस हो, क्योंकि बहुत जड़ से पढ़ाता हूँ। बाकी के जो टीचर्स शायद ये टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए मोबाइल वाला एग्जाम्पल नहीं देते होंगे। तो हमेशा ही कोई टीचर अगर मोबाइल पे बात करेगा, पढ़ाते पढ़ाते कोई आएगा बाहर चले जाएगा, तो आप में जो अच्छे सारे स्टूडेंट अच्छे ही हैं, आप लोग को ना तकलीफ फील होगा कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है, और कभी ना कभी आप लोग उस पर चर्चा करोगे, बट पानी पीने के लिए सर को मना नहीं करोगे। सो आप रेडी हो कि रमेश गुप्ता बोल रहा है कि 2 आवर्स पढ़ाएगा, 120 मिनट होता है ना, 120 मिनट, इसमें 110 मिनट ही पढ़ाई होगा, पैसा 120 मिनट का लेंगे, पढ़ाएंगे 110 मिनट, 10 मिनट लॉस हो गया, उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। बट ये एबनॉर्मल लॉस होगा तो बोलेगा यार 120 मिनट का पैसा लेता है और सर बैठा के रख दिया 20 मिनट, खुद तो जाके बाहर गप्पे मारने लगे, तो वो एबनॉर्मल लॉस, वो आपसे कभी भी चार्ज नहीं करना चाहिए। क्या क्या लिखे बेटा? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस लिख देना, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, कॉस्ट इन्फ्लेट करते, पीएल, इसमें चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज यहीं रोकते हैं।